खबर कुपवाड़ा जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इलाके जुमगुंड में फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई कर दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की थी और नजदीकी जंगलात में छुपे बैठे थे। फौज और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके उन्हें ललकारा, ताहम दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इस एनकाउंटर में अभी तक 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। तीनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा तंजीम से वाबस्ता है। कुपवाड़ा से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथी याह्या सुल्तान। याह्या, कुपवाड़ा में जो एनकाउंटर है उसके ताल्लुक से हम आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी हिना, दौरान शब जो है लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके यानी कि जुमगढ़ इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो है मिलिटेंटों ने दरअंदाजी की कोशिश की थी। फौज और पुलिस ने इस दरअंदाजी को नाकाम बनाने का दावा किया है। फौज और पुलिस का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो है मिलिटेंटों का एक ग्रुप इस पार आने की कोशिश कर रहा था और बाद में वो नजदीकी जो है जंगलात में छुपे बैठे थे, तो फौज और पुलिस ने उन्हें ललकारा, जिसके बाद दोनों अतराफ से तारिफिन के बीच जो है फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में 3 लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। अभी तक यही तफसीलात हैं कि फौज ने कहा कि ये तीनों मिलिटेंट जो है इस पार दरअंदाजी की कोशिश में थे और इस पार जो ही आए और वहां पर उन्होंने अब एक बड़ा हादसा जो है वो अंजाम देने की ताक में तो फिलहाल अभी तक जो तफसीलात हैं, फिलहाल 3 मिलिटेंटों को मारा गया है जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से वाबस्ता तंजीम से है और पूरे इलाके में इस वक्त फौज और पुलिस ने जो है तलाश जारी है। फौज और पुलिस को शुबा है कि मजीद मिलिटेंट इस पार दाखिल हो सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पहले भी कहा था कि मिलिटेंट इस पार आने की ताक में है। जी ना, मैं आपको वाज़ेह ये भी बता दूं कि इससे पहले भी जो है केरिन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है दरअंदाजी की एक कोशिश को फौज ने नाकाम बनाया था, जिसमें एक मिलिटेंट जो है मारा गया था और एक जो है उस पार वापस चला गया था पीओके में। और लगातार इस वक्त जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरह की कार्रवाइयां जो है मिलिटेंट अंजाम दे रहे हैं और फौजी तर्जुमान के मुताबिक वो हर चुनौती से जो है लड़ने के लिए तैयार हैं और वो इस वक्त जो करना बैठे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। जी याह्या, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर के बडगाम के चाडूरा में बुध की रात मिलिटेंटों ने टीवी अदाकारा अमरीन भट्ट को गोली मारकर हलाक कर दिया। मिलिटेंटों की फायरिंग में अदाकारा का भतीजा भी जख्मी हो गया। 35 साला अमरीन भट्ट पर हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने घर पर थी। अदाकारा के भतीजे को हाथ में गोली लगी है, ताहम उसकी हालत अब मुस्तहकम है। गोली लगने के बाद अमरीन भट्ट को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसी। कश्मीर पुलिस का कहना है कि इस हमले में लश्कर तैयबा के दहशतगर्द मुलव्विस थे। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। मिलिटेंटों की तलाश जारी है। बडगाम के हुशरू में हम मौजूद है और यहाँ पर मिलिटेंटों ने अमरीन जो नामी लड़की है उसको हलाक किया गया है, उसकी रिहाइश पर मौजूद है। ये उनका मकान है और यहाँ पे बताया जा रहा है मिलिटेंट आए हैं, अंदर घुसे हैं और अंदर से उनको फायर किया है और उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन जहां पर वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी। बताया जा रहा है कि उनके साथ एक 10 साला भतीजा भी है जो जख्मी है। और हम आपको बता दें, बडगाम में इस तरह के वाक़यात गुज़श्ता कुछ महीनों से हो रहे हो, लगातार आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज खुशरू बडगाम में भी मिलिटेंटों ने एक घर में घुसकर अमरीन नामी लड़की को हलाक किया है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए खुशरू बडगाम से मैं आबिद हुसैन। खबर यूपी से है, जहां उत्तर प्रदेश असेंबली में आज बजट पेश किया जाएगा। यूपी में 18वीं असेंबली का ये पहला बजट इजलास है। साथ ही लगातार दूसरी बार हुकूमत बनाने के बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का ये पहला बजट रहेगा। इस बार यूपी का बजट तकरीबन 6,10,000 करोड़ का हो सकता है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। योगी हुकूमत में वज़ीर खजाना सुरेश खन्ना ये बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस बार बजट में किसानों, नौजवानों और खवातीन पर खास तवज्जो दी गई है। इस बजट में इंतखाबी वादे पूरे करने की भी कोशिश की जाएगी। लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, आज ये अहम बजट पेश किया जाने वाला है, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? किसको सौगात मिलने की उम्मीद की जा रही है? हाँ देखिए ना, जैसा कि आपने भी बताया कि ये जो बजट है ये
जब से योगी सरकार बनी है पहला बजट होगा, ये दूसरी मर्तबा सरकार की तश्कील हुई तो ये दूसरी सरकार का पहला बजट है। तो इस पर बड़ी निगाहें हैं लोगों की, जोश व खरोश बहुत है। और सुरेश खन्ना ने भी अभी थोड़ी देर पहले पूजा करने के बाद ये कहा है कि आपका बजट जो होगा वो वाकई ऐसा होगा कि लोगों को राहत पहुंचेगी। और देखिए बुनियादी बात यही है कि जो पार्टी की तरफ से इशारे दिए जा रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है, तो उन्होंने यही कहा है कि ये हमारा जहाँ तरक्की पर मबनी होगा ये बजट जो होगा, ये उसका नाम तो लोक कल्याणकारी बजट का ही दिया है उन्होंने पहले की तरह। लेकिन जाहिर है कि जब लोक कल्याण की बात करते हैं, अवामी बहबूद की, अवामी फलाह की बात करते हैं हम, तो उसमें सभी तबके आ जाते हैं, सभी लोग आ जाते हैं। नौजवानों की बात की जा रही है, ख्वातीन की बात की जा रही है, किसानों की बात की जा रही है, कारोबार को वसअत और फरोग देने की बात की जा रही है। डबल इंजन सरकार के हवाले से कहा जा रहा है कि यूपी को ग्रोथ इंजन बनाने की कोशिश रहेगी, जाहिर है। तो दूसरी सरकार का पहला बजट है, लेकिन इसमें कुछ चीजें अहम जरूर शामिल हो सकती हैं जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। तो अब देखना यही है कि किस अंदाज से पेश किया जाता है, अपोजिशन का क्या रद्द अमल रहता है। क्योंकि देखिए सरकारें हमेशा दावे करती हैं, वादे करती हैं, लेकिन बजट पेश होने के बाद मालूम होता है कि क्या चीज इसमें अच्छी है, क्या चीज इसमें वाकई कहीं कोई। तारिक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अक़लियतों के ताल्लुक से क्या कुछ इसमें खास स्कीमात रहने वाली हैं, कुछ फलाही स्कीमें, कुछ इस तरह की इत्तला? देखिए जहाँ तक अक़लियतों का ताल्लुक है तो कोई अभी इस बारे में कोई वाज़ेह इशारे तो नहीं मिले हैं। ताहम इतना जरूर है कि लोगों की निगाहें इस मर्तबा अक़लियती तालीमी के हवाले से जो हमेशा बजट पेश होता रहा है, बिलखुसूस मदारिस के हवाले से, उस पर जरूर रहेंगी। क्योंकि जो डिसीजन जो कुछ भी लिए गए हैं माजी में, अनकरीब में, और जो कुछ भी अहकामात दिए गए हैं वजीर आला की जानिब, उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं कोई तशवीश जरूर, लेकिन उम्मीद भी करते हैं लोग कि देखिए बजट आए तो जाहिर है कि क्योंकि लोक कल्याणकारी बजट कहा जा रहा है तो जाहिर है कि सभी तबके। जी बिल्कुल तारिक, तो इस अहम खबर पर और बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है आज उत्तर प्रदेश में, इस पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञान व्यापी मस्जिद तनाज़े में मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं, इस पर आज समाअत होगी। आज वाराणसी की जिला अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मुकदमा चलाने के काबिल है या नहीं। डिस्ट्रिक्ट जज AK विश्वेश की अदालत आज इस मामले की समाअत करेगी। अदालत मुस्लिम फरीक के मुतालबे पर पहले समाअत करके आज इस मामले में फैसला दे सकती है। इसके अलावा सर्वे रिपोर्ट, तस्वीर या वीडियो से मुताल्लिक हिंदू फरीक के मुतालबे पर भी जिला अदालत में बहस हो सकती है। अदालत ने दोनों फरीकीन को कमिश्नर की कार्रवाई पर एतराज़ात दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रवि पांडे। रवि, आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है। सबसे अहम बात यह है कि क्या ये मुकदमा चलाने के काबिल है या नहीं, इस बात पर भी आज फैसला हो जाएगा। तफसीलात चाहेंगे रवि? जी बिल्कुल, देखिए आज सबकी निगाहें इसी बात पर है कि जिला जज आज इस केस को आगे बढ़ाने के लिए फैसला सुनाते हैं या फिर इसको 1991 एक्ट के अंतर्गत आने के बाद इसको खारिज कर दिया जाता है। पिछले 24 तारीख को जब ये सुनवाई हुई थी उस दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ने अपनी अपनी बातें कही थी। मुस्लिम पक्ष ने जहां कहा था कि 91 एक्ट के कारण ये जो केस है वो कहीं से भी प्रभावी नहीं है क्योंकि उसके अंतर्गत आता है और यहाँ पर बहुत पहले से नमाज पढ़ा जाता है, तो वहीं हिंदू पक्ष ने ये दावा किया था कि नमाज भले ही पहले से पढ़ा जाता हो लेकिन ये मंदिर है और मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनता है। यही कारण है कि जो 91 का वर्शिप एक्ट है वो इस केस में लागू नहीं होता है। दोनों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने आज की तारीख दी थी और आज 2 बजे के बाद इस पर फैसला आ सकता है कि ये केस प्रभावी है या फिर खारिज होगा। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की जगह और उससे मुल्हिक शाही ईदगाह मस्जिद है जिस पर जमीन की मिल्कियत को लेकर तनाज़ा चल रहा है। इस तनाज़े पर मथुरा की अदालत में आज समाअत का अहम दिन है। यह अर्ज़दाश्त सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री ने दायर की है। अर्ज़दाश्त में शाही ईदगाह को हटाने की अपील की गई है। इसके साथ ही मुतनाज़ा जमीन को श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के हवाले करने का मुतालबा किया गया। इस दरख्वास्त की समाअत आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होना है। अर्जी गुजारों का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ अराजी पर खड़ी है। हिंदू फरीक का दावा है कि भगवान कृष्ण की जाए पैदाइश और मंदिर का मुकद्दस मुकाम वहीं वाक़ है। अर्जी गुजारों ने अदालत से
श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और मस्जिद कमेटी के दरमियान हुए मुआहदे को गैर कानूनी करार देने की भी अपील की है। और चलिए सीधे रुख करेंगे मथुरा का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नितिन गौतम। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे, आज बेहद अहम दिन है, खास तौर पर इसके ताल्लुक से मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े के ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए, आपने सही कहा कि आज काफी अहम दिन है, क्योंकि जो वाद हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, रजना अग्निहोत्री सहित 8 लोगों ने पहले सिविल जज जूनियर डिवीजन में दाखिल किया था, उसको न्यायालय सिविल जज ने खारिज कर दिया था। और उसके बाद ये अपील में जिला जज के यहाँ गए थे और जिला जज ने पिछली तारीख पर इसको स्वीकार कर लिया था, इनके बात को स्वीकार कर लिया था और निचली अदालत में अब यह बात चलने के लिए आदेश दिए हैं जिला जज ने। जिला जज के आदेश पर आज इस मामले की पहली सुनवाई न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन में होगी। इस बात के माध्यम से रजना अग्निहोत्री हरिशंकर जैन ने ये मांग करी है अदालत से कि जो शाही ईदगाह के कब्जे में जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि जो है उसको कब्जा मुक्त कराया जाए, क्योंकि यह जो भूमि है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान की है। साथ ही श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह के बीच में 78 में जो समझौता हुआ था वो गैर कानूनी है, गैर तरीके से किया गया था, लोगों की जनभावनाओं को दरकिनार करते हुए किया गया था। लिहाजा इस पर अदालत सुनवाई करे और इस जमीन को कब्जा मुक्त कराए। तो आज न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में इस बात की पहली सुनवाई होगी। पत्रावली और जिला जज के आदेश के साथ जो पक्षकार हैं वो न्यायालय सिविल जज में जाएंगे और कितने बजे तक की सुनवाई होना है नितिन, इसके ताल्लुक से कोई इत्तला? जी देखिए, अगर बात करें तो मथुरा में जो न्यायालय है वो सवेरे की चल रही हैं, सवेरे के वक्त की चल रही हैं, तो लिहाजा 10:30 बजे के बाद इस पर उम्मीद है कि न्यायालय में जाएंगे और इसमें न्यायालय अग्रिम क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। नितिन, तो लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। एक और अहम खबर, जोजिला में मुसाफिरों से भरी एक टवेरा 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इसके नतीजे में 9 अफराद हलाक हो गए। हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ है जिसे इलाज के लिए स्किम्स मुंतकिल किया गया है। श्रीनगर लेह हाईवे पर यह हादसा पेश आया। गाड़ी करगिल से श्रीनगर जा रही थी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने उर्दू और मदारिस के ताल्लुक से जहर अफशानी की है। एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा है कि अगर राम राज्य कायम होता है तो उर्दू जबान पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। उन्होंने मदारिस को भी तनकीद का निशाना बनाया। बंडी संजय ने मदरसों को तखरीबी सरगर्मियों का मरकज करार दे दिया और उनकी निशानदेही करने की बात भी कह डाली। ఈ తెలంగాణలో రామరాజ్యం వస్తే ఉర్దూను శాశ్వతంగా నిషేధిస్తాం. దేశంలో ఎక్కడ బాంబు దాడులు జరిగినా ఇలా మదర్సాల కేంద్రంగా మదర్సాలన్నీ కూడా ఉగ్రవాదులకు శిక్షణ తరగతులుగా, శిక్షణ కేంద్రాలుగా ఇలా మదర్సాలు ఉంటున్న విషయాన్ని గుర్తించండి. ఈ మదర్సాలకు ప్రభుత్వాలు స్కాలర్షిప్లు ఇస్తూ, స్టైఫండ్లు ఇస్తూ, జీతాలు ఇస్తూ, కంప్యూటర్లు ఇస్తూ ఇంకా ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తుంది. కాబట్టి ఈ తెలంగాణలో రామరాజ్యం వచ్చినాక ఒక్క మదర్సా లేకుండా ఈ తెలంగాణ నుంచి శాశ్వతంగా మదర్సాలను నిషేధిస్తాం. హిందూ ధర్మం కోసం పనిచేసే సంస్థలను తప్పకుండా ఇస్తాం. మైనార్టీ రిజర్వేషన్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రామరాజ్యం వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా తుడిచిపెడతాం. నేను సవాల్ చేస్తున్నా, ఓవైసీకి సవాల్ చేస్తున్నా, కుహానా సెక్యులర్ వాళ్ళ నేను సవాల్ చేస్తున్నా. నా సవాలు మీకు దమ్ముంటే స్వీకరించండి. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చలో మసీదులను తవ్వి చూద్దాం. మసీదులను తవ్వి చూస్తే ఆడ శవాలు వెళ్తే మీరు తీసుకోండి, శివం వెళ్తే मां का और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, महाराष्ट्र के वजीर अनिल परब के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 7 मुकामात पर ईडी की छापेमारी हुई है। बांद्रा में
अनिल परब की रिहाइशगाह पर भी पहुंची है एजेंसी की टीम। तो मुंबई से अहम खबर, वजीर अनिल परब के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 7 मुकामात पर ईडी ने छापेमारी की है। बांद्रा में अनिल परब की रिहाइशगाह पर भी पहुंची है एजेंसी की टीम। तो मुंबई से अहम खबर, सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, बेहद अहम खबर है, अनिल परब के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, मुंबई और पुणे मिलाकर लगभग 7 जगहों पर ये छापेमारी शुरू है ईडी की, जिनमें उनका सरकारी निवास और निजी निवास भी शामिल है। मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ ईडी में एक नया मामला दर्ज हुआ और ईडी मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक ये मामला पर्यावरण के मानकों का उल्लंघन करके एक रिसोर्ट बनाए जुड़ा मामला कि मुंबई समुद्र किनारे पर्यावरण के मापदंड को दरकिनार करके एक रिसोर्ट बनाया गया था। उसी से जुड़े मामले में दर्ज शिकायत के आधार पर ईडी ने ये मामला पूरा टेक ओवर किया था और इस समय जो है लगभग 7 जगहों पर जो है छापेमारी चल रही है। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी महाराष्ट्र में पुलिस की मदद से चल रहे करीब 100 करोड़ की वसूली मामले में ईडी ने दर्ज किया था पहले भी एक मामला, और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब से संबंधित कई लोकेशन पर इससे पहले भी छापेमारी जो है उस मामले में चल रही थी जी। अब पहले अनिल परब पर करीब 50 ठेकेदारों से करोड़ों रुपए वसूली करने का आरोप लगाया गया था और गिरफ्तार पुलिस अधिकारी वजह ने भी अनिल परब पर लगाए थे कई संगीन आरोप। तो पहला मामला तो वो हो गया और अब दूसरा मामला ये रिसोर्ट से संबंधित है कि पर्यावरण के मापदंडों को जो है दरकिनार करके रिसोर्ट बनाने का आरोप है। इसकी शिकायत की गई थी और इस पे मामला दर्ज किया गया और इसी मामले में आज छापेमारी शुरू है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी साफ तौर पे कहा है कि पहले अनिल देशमुख जेल में गए, फिर नवाब मलिक जेल में गए और अब अनिल परब भी जो है तैयार रहे अंदर जाने के लिए। तो कहीं न कहीं बीजेपी जो है लगातार जो है कटाक्ष करी इस पूरे मामले को लेकर। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जी अमित, तो अब देखना अहम रहेगा कि इस अहम मामले के बाद महाराष्ट्र की सियासत कितना गर्माती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करेंगे। पीएम हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम क्लास की तकरीब से खिताब करेंगे। हैदराबाद से पीएम चेन्नई के लिए रवाना होंगे, जहां वो JLN इंडोर स्टेडियम में तकरीबन 31,500 करोड़ के तरक्याती मंसूबों को कौम के नाम मानवन करेंगे, उनका संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चेन्नई में 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी संग बुनियाद रखेंगे। मोदी हुकूमत ने मरकज में अपने इक़्तिदार के 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं। गुज़िश्ता 8 बरसों में दोनों लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी की क़यादत में ज़बरदस्त जीत हासिल की। अब पार्टी आने वाले 2024 के इंतखाबात की तैयारियां कर रही है, लेकिन 8 साल मुकम्मल होने के मौके पर अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो मोदी हुकूमत ने कई ऐसे फैसले लिए जो तारीखी माने जाते थे। हालांकि इनमें से ज़्यादातर को लेकर तनाज़ा भी हुआ और कुछ फैसले हुकूमत के लिए किरकिरी साबित हुए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के 8 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। विनय कुमार सक्सेना आज दिल्ली के LG के ओहदे का हलफ लेंगे। राजनिवास में हलफबरदारी की खास तकरीब मुनक्किद होना है। अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब किया गया है। तकरीब में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, असेंबली स्पीकर, दिल्ली के मेंबरान पार्लियामेंट समेत मुमताज ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल रहेंगे। सक्सेना कॉरपोरेट दुनिया के पहले शख्स हैं जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे पर फायज हुए हैं। तो आज बेहद अहम है ये दिल्ली से खबर, जहां दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर विनय कुमार सक्सेना की आज हलफबरदारी तकरीब है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे का वो हलफ लेंगे और राजनिवास में हलफबरदारी तकरीब का इनेकाद होना है।
इस अहम मौके पर दिल्ली के सीएम के अलावा कई अहम शख्सियात भी वहां शिरकत करेंगी। आपको बताएं कि सक्सेना कॉर्पोरेट दुनिया के पहले शख्स हैं जो दिल्ली के एलजी के ओहदे पर फायज हुए हैं। तो लगातार इस अहम खबर पर आपको तफसीलात देते रहेंगे कि एलजी के ओहदे पर फायज होने के बाद क्या कुछ उनकी तरजीहात रहने वाली हैं। और मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक हादसा पेश आया है जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। तो यूपी के मेरठ से अहम खबर, जहां मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक हादसा पेश आया है जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। तो आज की ताज़ा खबर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक